अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो पिछले 2 दिनों से जो छतरपुर के हालात है उसी पे हमारे वीडियोस चैनल के ऊपर आ रहे थे, और जो हमारे मुआमलात की लाइन के वीडियोस है या मुआशरत की लाइन पर है, या जैसे हमारा नॉर्मल टॉपिक होता है पैसों के लेन देन, कारोबार वगैरह, और किस तरह से आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो हमारे रुक गए हुए थे। और ये जो टॉपिक है ये मेरा पुराना टॉपिक है जिस पे मैं बोलने वाला था। उस टॉपिक के बाद जो मैंने बीच में एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था कि मैंने एक साहब को 50,000 रुपये क़र्ज़ दिया था और उन्होंने मेरे पैसे अभी तक अदा नहीं किए, जिसकी वजह से मैंने बाद में लोगों को क़र्ज़ देना भी छोड़ दिया। और बहुत सारी ऑफ़र्स हमारे यहाँ पे आई हुई थी ताकि हम फाइनेंशियल लोगों को सपोर्ट कर सके, तो हमने वो सारी ऑफ़र्स को दूसरे मुल्कों में कन्वर्ट करा दिया। हमने बोले कि भाई नहीं, यहाँ पे लोग 50-50 हज़ार के लेन देन सही से नहीं कर रहे, तो 5-5 लाख रुपये के और ऊपर की रकम के लेन देन कहाँ से सही करेंगे। उसके बाद ये मेरा दूसरा टॉपिक था जिस पे मैं बात करने वाला था, और आज मैं वो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मेरे इस टॉपिक को ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो, ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप के बारे में है। इस्लाम में पार्टनरशिप की जो किस्में हैं उसमें एक है मुशारिकत और दूसरी है मुजारिबत। मैंने मुमरा की मजलिस में मुजारिबत का जो मसला है वो बयान किया, तो एक नौजवान खड़ा हो गया और उस नौजवान ने वहाँ पे ये कहा कि मुफ्ती साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी पैसा लगाए, दूसरा आदमी मेहनत करे और नफ़े में दोनों बराबर है, जो भी परसेंटेज तय होगा, लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो जो मेहनत करने वाला है वो भी बराबर से शरीक होना चाहिए। लेकिन आप बता रहे हो कि हमारी शरीयत के अंदर ऐसा है कि मेहनत करने वाले की मेहनत ज़ाय और बर्बाद होंगी। और जिस इंसान ने पैसा लगाया था तो मैंने उसको बड़े अच्छे अंदाज से समझाया हूँ, वो वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड है, आप लोग ध्यान तवज्जो से देखना, जिसमें मैंने मिसाल दे के समझाया हूँ। जैसे एक आदमी है, जैसे अब मिसाल के तौर पे मेरी ही मिसाल ले लो, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हुआ और कोई आया मेरे पास में कि मुफ्ती साहब मैं बकरों का कारोबार करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले 5 लाख रुपये, ये बकरों का कारोबार। बोले ठीक है, मैं जयपुर जाके और जोधपुर जाके बकरे लेकर आता हूँ। वो बेचारा यहाँ से राजस्थान गया, मैंने तो पैसे दे दिया उसको, लेकिन अब उसकी मेहनत क्या लग रही है कि उसको जोधपुर जयपुर जाने आने तक जो है कम से कम उसके 5 दिन खर्चा हो रहे हैं। अगर हज़ार रुपये रोज़ के हिसाब से भी पकड़े ना, तो वो बेचारे के 5,000 रुपये की मजदूरी तो उसी में हो गई। इसी तरीके से वहाँ पे एक एक बकरे को तलाश करना है, लेकिन अब चूँकि वो पार्टनर है तो उसके दिल में ये चीज़ का दर्द है कि भाई मैं अगर बकरे तलाश कर रहा हूँ तो मैं अच्छे किस्म के बकरे वहाँ पर देखूँ। अब वो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के अच्छे, क्योंकि जो फ़ायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसमें वो भी शरीक है बराबर का, तो इसके लिए उसको भी इस चीज़ की का एहसास रहेगा। तो उसकी जो वहाँ पे मेहनत लग रही है, जो एनर्जी लग रही है, फिर उसके अलावा उसको वहाँ पे गाड़ी करना है, गाड़ी करने के अलावा फिर उसको जो है ट्रक में सफ़र करना है। इतना लंबा सफ़र है, कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर का वो तय करके यहाँ तक पहुँच रहा है। अब ऐसी हालत के अंदर अगर मान लो कारोबार होता है और वो जो 5 लाख रुपये है, वो 5 लाख रुपये में अगर 4.5 लाख रुपये ही हाथ में आते हैं, दरमियान में 1-2 बकरे मर गए या बीमार हो गए, तो अब वो जो नुकसान होया हुआ है, वो हालत के अंदर, वो कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो वो जो बंदा है वो बेचारे की 15 दिनों की मेहनत, अब अगर 15-15 हज़ार रुपये के हिसाब से पकड़े तो 15 दिन के ही उसके 15,000 हो गए। अच्छा, वो 15,000 जो उसने लगाया वो तो 24 घंटे के हो रहे हैं, वरना यहाँ तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इस तरह से उसकी मेहनत लगी, उसकी एनर्जी लगी। और कैसे है सर, आप चाय पियेंगे? अरे तुम यार, तुम्ही जेव्हा येतात ना पासपोर्ट आहेत, तो तुम्ही जे आहे चाय वगैरे काही घेत नाहीत. ते माझा मुलगा गेलेला आहे हॉटेलमध्ये, बसा ना 2 मिनिट. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. 2 मिनिटं सही करा मोबाईलमध्ये. हां ठीक आहे, चालेल, थँक्यू सो मच.
हं? काय रे? हो का? काय तुमचा मुलगा आहेत का? हा मुलगी. अरे यार इथे काय आहेत नाही तुमचे मुलाला. एक काम करा, 1 मिनिट साहेब. हा. सर तुमचे मुलाला माझ्याकडून हे भेट द्या. चालेल. चला ठीक आहे, चालेल. धन्यवाद. तुम्ही जेव्हा येतात ना, तुम्ही चाय वगैरे काही घेत नाही, नाही आणि चालेल. आमच्यासाठी तुम्ही इतकी मेहनत करता. हाँ, तो हम कहाँ पर थे? तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था, तो मैंने वो नौजवान को अच्छे से समझाया, वरना वो नौजवान क्या बोल रहा था, उसका बोलना ये था कि इस्लाम में ऐसा कैसा क़ायदा है, यानी ऐसे कैसे उसूल है, ऐसे कैसे मसाइल है हमारे शरीयत के अंदर. तो देखो प्यार से समझाना पड़ता. बाद में वही नौजवान मेरे पास में आया सारा प्रोग्राम होने के बाद, और जब ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमारी वापसी होने लगी वहाँ से, तो वो नौजवान इतनी इंतहाई शर्मिंदगी से आके फिर उसने मेरे से कहा, मुफ्ती साहब मुझे माफ़ कर दो, असल में ऐसा कभी किसी ने समझाया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बोले उमूमन जुमा में जो बयानात होते हैं उसमें बायज़ीद बुस्तामी का एक यहूदी से मुनाज़रा हुआ, वो 50 क्या थे जो 55 नहीं थे, और वो 500 क्या थे जो 1000 नहीं थे. यही चल रहा, बोले हम यही सुनते आते. नहीं तो वही बोले वो खट्टे घराने और घड़े हुए किस्से और घड़े हुए कहानियाँ और घड़े हुए वाक़ियात, वही हमारे यहाँ पे बयान हो रहे हैं. किसी को इमाम मेहदी का इंतज़ार है, तो किसी को जो है कुछ है. अल्लाह हिफाजत फरमाए. जो प्रैक्टिकल इस्लाम जो आज रोज़ाना जिसकी बाज़ारों में ज़रूरत है उस पर कभी बयान नहीं. जिसकी आज शादी ब्याह के प्रोग्रामों में ज़रूरत है उसके ऊपर कभी कोई बयान नहीं. तो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, इस तरीक़े से बज़न हो रही है. खैर, तो मैंने उसको अच्छे से समझाया तो बच्चे को समझ में आ गया. अब हम आते हैं टॉपिक पे हमारे. तो इस्लाम के अंदर जो है ना, इस तरीक़े से पार्टनरशिप, और बहुत अच्छी चीज़ है ये. मिर्ज़ा अफज़ल बेग साहब रिफ़ाह चैम्बर एंड कॉमर्स, उसके प्रोग्राम के अंदर ये सवाल उन्होंने ही उठाए थे और बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया. लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, उनकी आवाज़ अपने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुई, नहीं तो मैं उसको भी कट करके जो है चैनल पर डाल देता था. ऐसे ही डॉक्टर असलम साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि समाज में अगर इस तरीक़े से पैसे वाले लोग, अब हमारे कौम में पैसे वालों की कमी नहीं है, तो पैसे वाले अगर इस तरह से लोगों को कारोबार के लिए पार्टनर बनाते हैं, और जो लोगों के पास में पैसा नहीं है वो कारोबार करते हैं, तो दोनों मिलकर आराम से बेहतरीन तरीक़े से जो है ना कमा सकते हैं इस ज़रिए से. इसको मुजारिबत कहते हैं. अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैं इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों आपको बताने वाला हूँ. अभी इस्लाम देखो हमारा कितना बेहतरीन मज़हब है, कितने बेहतरीन, यानी शरीयत ने जो ये सारे उसूल बनाए, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये जो सारे उसूल हैं ये इसलिए बनाए हुए हैं ताकि इंसानों को इससे फ़ायदा मिले. और मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मेरे पीछे बहुत सारे काम हैं, उसमें से टाइम निकाल के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मुझे चाय भी पीना है, पानी भी पीना है, और मेरा काम भी चालू है कंप्यूटर के ऊपर. तो ये सब चलते रहेगा. बीच में आप लोग थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते मुझे एडजस्ट करके लेते जाओ ये चीज़ों को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो ये उसूल किस लिए है? ये उसूल इसलिए है ताकि हम लोग जो है ना इस तरह से जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत सारे हमारे एफडियाँ पड़े हुए हैं बैंकों वगैरह के अंदर. अब वो ऐसे एफडी वगैरह जो हमारी होती है उसके अंदर ज़बरदस्ती वो पैसे का प्रॉफिट भी हमारे कुछ काम का नहीं है. अब ऐसे टाइम पे हम जो है ना, अगर हमारे अपने, अब जैसे मैं आपको एक रिक्शों की मिसाल देता हूँ. अभी 2 रोज़ पहले की ही बात है, मुझे एक गवर्नमेंट, मैं अक्सर रिक्शे ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है. तो मैं एक रिक्शे में जा रहा था, वो हमारे एक ईमान वाले भाई ड्राइवर थे, और मैंने जब तहकीक किया तो पता चला कि वो रिक्शा जो है किराए का है. अब किराए का रिक्शा है, 250 रुपये रोज़ाना बोले इसकी शिप है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई इंसान के पास अगर अच्छा खासा पैसा है ना, तो वो अगर नए रिक्शे नहीं भी ख़रीद सकता है तो पुराने रिक्शे लेकर भी वो आराम से इत्मीनान से, देखो पुराना रिक्शा 60-70 हज़ार, मेरे को लगता है 1 लाख रुपये तक आ जाता है अच्छे कंडीशन वाला. अगर उसमें आपको 250 रुपये रोज़ भी मिल रहे हैं, 250 रुपये रोज़ भी,
तो 1 साल के अंदर जो है ना 12 महीने में आपका 100% उसके अंदर रिकवर हो रहा है। कैलकुलेशन आप बाद में कर लेना। 1 साल के अंदर जो है ना पूरा आपका जो 1 लाख रुपये आपने उसके ऊपर लगाए और उसके बाद में आपको वो रिक्शा जो है मुद्दल में पड़ गया। अब उसके बाद जो रिक्शा कमा रहा है वो प्रॉफिट है। तो बैंक में एफडी बनाने से अच्छा है अगर आपने 10 रिक्शे लिए। अच्छा, आप जो है ना ये सारे काम उसूल से करो ना। देखो हमारे मुल्क में भी जो उसके लिए कायदा बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है। प्रॉब्लम हमारे कहाँ पे क्रिएट होते हैं कि हम लोग उसूल से काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को शिप पे भी दे रहे हो, उसके आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, उसके पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स, उसके एड्रेस की पूरी ज़ेरॉक्स आप अपने पास में रखो। अब छोटा शहर है या छोटा तालुका है या गांव है, वहाँ तो सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रखते हैं और आप अपने जो जब उसको दे रहे हैं तो पूरे आप ऑटो रिक्शे का एक वीडियो बनाइए। बिस्मिल्लाह। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। अभी जैसे मलेशिया है, जैसे थाईलैंड है, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह, मेरे ख्याल से दुबई में है क्या नहीं मुझे पता नहीं है सिस्टम। ये मुल्कों में क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे मोटरसाइकिल किराए से मिलती है, उन मुल्कों में कार भी किराए से मिलती है। अच्छा, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल भी किराए से नहीं मिलती है, वो भी वहीं मिलती है। तो वहाँ मोटरसाइकिल भी किराए से मिलती है, कार भी किराए से मिलती है। वहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, कार आपको किराए से दे देते हैं। आप फॉरेनर है, आप वहाँ घूमने के लिए गए हैं या कोई काम के लिए गए हैं, उन्होंने जब आपको कार किराए से दी है वो पूरे कार का एक वीडियो बनाकर लेते हैं, अंदर के सीटों का, उनका एक पूरा तरीका होता है, पूरा उन्होंने वीडियो बनाई। आपके जो है पासपोर्ट की सिर्फ एक ज़ेरॉक्स उतनी उनके लिए इनफ है और कुछ वो डिपॉजिट ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कार आपके हवाले कर दी है। कौन सी कार? फॉर्च्यूनर कार दे दी आपको। 50 लाख की कार आपके भरोसे पे छोड़ दी है और हर कंपनी की कार उनके पास में होती है। अब पूरे मुल्क में आप कहीं पे भी घूमो, उनके ऑफिसेज भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1000 किलोमीटर दूर गए और आपके दिल में आया भाई अब मुझे कार जो है ये जमा कर देना है, यहाँ से मुझे फ़्लाइट से जाना है। आपने वहाँ कार जमा कर दी है, फिर वहाँ का बंदा वापस से आपके पूरे कार को चेक करेगा, वीडियो से वेरीफाई करेगा और वो वेरीफाई करने के बाद में वो बंदा आपको जो अगर उसको कुछ कमी ज़्यादती उसमें लगती है उसके पैसे आपसे कट करेगा और अगर नहीं लगती है तो वो फिर आपको जो है आपका वो जो है आपका डिपॉजिट आपके हवाले कर देगा और जो रेंट होगा वो आपसे वसूल करके आपको रवानगी के आधार। मुझे आप बताओ वहाँ जगह जगह पे, मतलब वहाँ मोटरसाइकिलों की जो लाइन होती है ना, वहाँ पे कम से कम ऐसे 50-50 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई होती है हर मॉडल की। उसमें जो छोटी गाड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ पे होती है बर्गमैन वगैरह के जैसी वो भी होती है, बुलेट के जैसी भी गाड़ियाँ होती है। उसके अलावा और आपको हेवी चाहिए F-15 और इस तरह से जो एकदम हेवी गाड़ियाँ हैं, मतलब वो मॉडल अपने यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो मुल्कों में BMW वगैरह वो कंपनियों की ज़्यादा बाइक चलती है। जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो वो मुल्क में एक अजनबी आदमी के हवाले इस तरह से वो अपनी मोटरसाइकिल कर देते हैं, अपनी कार दे देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हम लोग तो आसानी के साथ में रिक्शे जो है आप आराम से, तो आपके रिक्शा ख़रीदने से क्या फ़ायदा होगा, जो एक जैसे वो जो मैं जिनके रिक्शे में सफ़र कर रहा था उन्होंने मुझे ये बताया कि बोले मुफ्ती साहब मैं बहुत हालात में परेशान होकर गांव से आया हुआ हूँ, मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है और गांव में बारिश पानी का मौसम है, वहाँ पे भी कोई काम धंधा नहीं है बोले। तो लेकिन मेरे पास में लाइसेंस है और मेरे पास लाइसेंस और परमिट वगैरह होने की वजह से मैं रिक्शा चला सकता हूँ। तो मेरे एक रिश्तेदार ने ये मुझे रिक्शे वालों के पास में लेकर गए और बेचारों ने रिक्शा दिया, उनका बहुत बहुत एहसान बोले मेरे ऊपर। तो मेरा जो बिल हुआ था वो कम से कम 200 रुपये के ऊपर हो गया। मैं बोला चलो अल्लाह का एहसान है, ये ले लो। मैं बोला आज एक भाड़े के अंदर तुम्हारे शिप के पैसे तो निकल गए, अब बाकी दिन भर जो तुम कमाएंगे वो तुम्हारा नफ़ा है, वो तुम्हारा प्रॉफिट है। तो फिर मैंने भी थोड़ी बहुत नसीहत की, अब क्या करूँ, मेरी भी ज़ुबान काबू में नहीं रहती, वल करने की आदत रहती ज़ुबान को। तो मैंने भी उनको समझाया, मैं बोला अब देखो गाँव से इतने परेशान हाल ही में आए ना, तो ज़रा गुटकों में, चाय में, बड़ी बड़ी बातों में, मैं बोला अब तुम यहाँ रिक्शे स्टैंडों पे वो खड़े रहेंगे, वहाँ पे दूसरे रिक्शे वालों के साथ में बातें शुरू होंगी, हमारे दादा के पास इतनी ज़मीन थी, हमारे बाप ने रखा नहीं, हम रिक्शे को आ गए, फालतू चक्करों में पड़ो मत।
धंधे पे ध्यान दो, ज़्यादा टाइम पास करो मत, और ज़्यादा जो है ये मत करो। मैं बोला तो कम से कम तुम 1000-1200 रुपये कमा लेंगे तो 1200-1250 में से 250 तुम्हारे जो है वो शिप के, और 1000 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट। तो देखो इस तरह से शरीयत का क्या है कि किस लिए है ये कि दोनों पार्टियां जो है ना वो इस तरह से इस्तेफादा करें, दोनों को भी फ़ायदा हो। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा ये एक रिक्शों का मैंने बताया, उसके अलावा और भी छोटे छोटे कारोबार होते हैं। जैसे कपड़े का कारोबार है, आपने किसी के कपड़े के कारोबार में इन्वेस्ट किए, ऐसे ही तो दोनों के दरमियान में मुआहदा लिखा हुआ होना चाहिए। अब ये है नफ़ा। देखो अगर हम इस तरह से समाज में लाते हैं ना ये सिस्टम और निज़ाम, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, अभी जैसे मेरे एक दोस्त है वो हर साल पाबंदी से पूरा ज़कात का उनका एक निज़ाम चलता है, और अल्लाह उनकी मोहब्बतों को कबूल करे और करोड़ों जज़ाए खैर दे। वो अक्सर मामलों में मेरे से राय मशवरा लेते रहते हैं। अभी उनके एक रिश्तेदार का जो है गैरेज, मैंने वो गैरेज का काम बहुत अच्छे से आता था उसको, तो उन्होंने मेरे से मशवरा लिया। मैं बोला ज़कात के पैसों में आप उसको पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। अब उन्होंने ज़कात के पैसों से उसको गैरेज डाल के दे दिए, तो वो गैरेज के अंदर आज इतना कमा रहा है कि माशाअल्लाह रोज़ाना जो है हज़ारों में उसकी कमाई हो रही है गैरेज के अंदर। अब मुझे बताओ अगर वही ज़कात के पैसों से वो उसको जवारी बाजरी और दाल चावल वगैरह ख़रीद के दे देते तो 6 महीने चलता था। लेकिन उन्होंने उसको जो है एक धंधा, एक कारोबार उसके पैरों पे खड़ा किए, तो अब वो खुद दूसरों को जवारी बाजरी और दाल चावल देने वाला बन गया। तो ये कंसेप्ट होता है एक दूसरे की मदद करने का। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह से देखो समाज को फ़ायदा होता है। अब प्रॉब्लम जो है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉब्लम ये होते हैं, देखो नीयतें साफ़ सुथरी होना चाहिए। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों होते हैं, बिस्मिल्लाह, हमारी नीयतें नहीं होती है साफ़। हमारी नीयत पहले ही ये होती है कि सामने वाला जो पैसे दे रहा है वो पैसे जो है मैं उसकी एक मिसाल दे के आपको बताता हूँ। एक आदमी ने दूसरे आदमी के साथ में पार्टनरशिप किया, ऐसे ही मुजारिबत का मामला, बोले आप पैसा दो, मैं तुम्हारा वो पैसा कारोबार में लगाता हूँ। अब उन्होंने उसको पैसा दिए, और 3 दिन के बाद में उसके बेटे का बर्थडे था, धिंगाना चल रहा उसके घर पे, डीजे, ऐसे डीजे बज रहे हैं, वो डीजे के अंदर नाच गाना हो रहा है, पूरी ऐसी गली जो है ना ऐसा अधर रही है उसके डीजे के आवाज़ों से। तो ये जो पैसे देने वाले साहब थे ये गए वहाँ पे बोलने के लिए, भाई मैंने आपको धंधे कारोबार के लिए पैसा दिया था। हाँ बोले यार हाजी साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, असल में क्या है हमारी बीवी जो है ना उसने बोली अभी देखो तुमने हाजी साहब से 50,000 लेके आए, 10,000 अगर बच्चे के बर्थडे में खर्चा करे तो कौन सी कमी हो रही, बाद में 40,000 तो बचे हुए छे बोले धंधा करने को। ये आपकी अगर मेंटालिटी है ना तो आप सिर्फ भीख मांग सकते, आप सिर्फ भीख मांग सकते, भीख, ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। हाँ भीख, ये भीख मंगों की सोच है, बर्थडे में खर्च करना ये भीख मंगों की सोच है, शादी ब्याह में खर्च करना ये भीख मंगों की सोच है। जो भिखारी मेंटालिटी के लोग होते हैं फिर पूरी ज़िंदगी भीख मांग के पेट भरने में जाती है उनकी। अब हम आपके सामने बैठे हुए, मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता हूँ बिजनेस, आपने देखे मैं करोड़ों रुपयों की बातें करता हूँ। अभी भी मेरे सामने लैपटॉप है, इधर सिस्टम है, और दोनों के ऊपर मेरा जो शेयर मार्केट का काम है वो ओपन है। उसके बावजूद मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ हदिये के कपड़े पहनता हूँ, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते वो अपने को नहीं आता है। शान बताने का फुकट की अपना झोपड़पट्टीपन, इंसान ने ये नहीं करना चाहिए। सादी ज़िंदगी गुजारो, पैसा तुम्हारे अंदर जो है ना वो तुम्हारे जेब में होना चाहिए। अभी वो ड्रेस ले ज़रा हुसैन, वो हदिये में आया हुआ है, मुमरा में भी किसी ने दिया हदिये में। पहले मैं तरावी सुनाता था मस्जिद में, मैंने 30 साल पाबंदी से तरावी सुनाया हूँ, तो हर साल मुझे जो है ना एक 8-10 जोड़े आ जाते थे, साल भर काम आते थे। अब ऐसा हो चुका है हर मजलिस में 8-10 जोड़े आ रहे हैं। बेचारे अल्लाह के बंदे बहुत सारे मोहब्बत वाले अभी मुमरा गए थे, इससे पहले जो है बुरहानपुर में और जलगांव में और जो है धुलिया वगैरह में जो कपड़े आए थे वो मैंने दे दिया था सिलाने के लिए, वो सिला के आ गए हमारे लियाकत भाई टेलर, अल्लाह जज़ाए खैर दे हाजी साहब को। अभी मैं उन्हीं का इंतज़ार करते बैठा था। मैं बोला अभी ये मुमरा का भी ड्रेस है तो आने के बाद ये भी मैं उनके हवाले कर दूँ। तो बताने का मकसद मेरा आपको ये है कि किसको शान बता रहे, 50,000 रुपये दूसरे से धंधे का बोल कर लिए और 10,000 रुपये बेटे के बर्थडे में।
तो मैं आपको, हमारे समाज का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो खुजली है, ये जो अंगार है ना, ये जो बवासीर है फजूल खर्ची का, सब इसी में बर्बाद हुए हुए। हजारों मिसालें लोग बिजनेस का बोलकर लेते, उनको पता ही नहीं है बिजनेस कहाँ करना है, कैसे करना है। एक और मिसाल ऐसी मैं आपको अगर देने बैठा तो हजार मिसालें हैं मेरे पास। मैंने आपको बताया ना कि किसी से जो है पैसा लिए और वो पैसा शादी में उड़ा रहे, बीवी को हनीमून पे लेकर जा रहे हैं, यहाँ दाल चावल के वांदे चालू है, और बाद में जब दुष्काल में आ गए तो पहले वाले का भी कर्जा हो गया, आप दूसरों को 50-50 रुपये मांगते बैठे हुए हैं भीख। वलीमे में 25 लाख रुपया खर्चा करने वालों को आज मैं देखता हूँ वो 25 रुपये के ट्रिप पे रिक्शा चला रहे हैं। तो ये भिखारीपन जो है ना, ये तुम्हारी मेंटालिटी है, ये लोगों को बताना दिखाना और लोगों के लिए करना और बाद में भीख मांगते बैठना, 50-50 रुपये के मैसेजेस करना। और मैंने वो जो 50,000 वाले साहब की मिसाल दिया ना, उन्होंने भी एक दिन मुझे रिप्लाई दी, अरे क्या लगाए बोले तुमने, इतने से पैसे के वास्ते मैसेज कर रहे, तुमको मालूम है कि मैं कौन हूँ? बोले भिवंडी के ढाबे के ऊपर एक टेबल का बिल है बोले मेरा इतना। मैं बोला वो जो तेरे को खुजली थी ना भिवंडी के ढाबे की, वही बवासीर निकल रहा आज तेरा। बहुत खुजली भिवंडी के ढाबों पे खर्चा करने की, बहुत खुजली खाने के लिए इधर से उधर जाने की, अपना सारा 1.5 इंच के खजूर को ठंडा करने की, वही खुजली का जो है ना, मैं बोला ये सारा तेरे को ये जो हो निकल रहा है ना, ये वही खुजली और वही अंगार का नतीजा है। प्रॉब्लम है ये हमारी मेंटालिटी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर कोई कारोबार करना है पार्टनरशिप के अंदर, पहले स्ट्रक्चर बनाओ ना वैसा। उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। अभी औरंगाबाद के अंदर आज से 2-3 साल पहले मेरे वो टाइम के 10 वीडियो है चैनल पे, चिल्ला चिल्ला के, जैसे अभी चिल्ला रहा हूँ ना मैं, वो टाइम पे भी मैंने बहुत चिल्लाया। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मुफ्ती साहब आप ज़्यादा चिल्लाते मत जाओ वरना आपको जो है आपका बीपी वगैरह हाई हो जाएगा। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है भाई, मेरे को ना हाइपर टेंशन है, ना बीपी है, ना शुगर वगैरह। मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, मैं बचपन से ऐसी बात करता हूँ। जो मुझे जानते पहचानते ना, ये मेरा नॉर्मल तरीका है, ये मैं टेंशन लेके नहीं बोलता हूँ। और मेरे गाँव में अक्सर लोग ऐसी बात करते हैं। तो हमारे ज़िले में, हमारे अतराफ़ में अक्सर लोगों के बात करने का तरीका ऐसा ही होता है। तो वो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लेते जाओ उसका। तो मैंने ऐसी चिल्ला चिल्ला के वो टाइम पे भी बोला, मैं बोला देखो वो 30-30 हज़ार जो जमा कर रहे हैं ना इसके लिए, बोले वो 35,000 रुपये टाइल्स की कंपनी बनाएंगे। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, भाई कंपनी बनाओ तुम, अच्छी बात है, लेकिन तुमने उसका रजिस्ट्रेशन किए क्या गवर्नमेंट? उसका प्रोपराइटरशिप निकाले क्या? उसका LLP बनाए क्या? उसका बैंक में अकाउंट बनाए क्या? अब हम असल में हमारे भी जो लोग ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं, उसमें अक्सर इमाम, उलामा, आइम्मा, क्योंकि हमारे उलामा आइम्मा का ये हाल है विचारों का, ज़िंदगी में कभी तहसील ऑफिस में गए नहीं, कभी कलेक्टर ऑफिस में गए नहीं, कभी किसी पुलिस स्टेशन में गए नहीं, कभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में, उनको मालूम ही नहीं है कि उसूल क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस। वो एक दूसरे के भरोसे के ऊपर। हाँ माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब जो है वो जिम्मेदार रहेंगे। अमीन जो है वो 2 लोगों को बनाया गया है, हमारे मुफ्ती साहब और कारी साहब, ये 2 लोग जो है माशाअल्लाह ये जिम्मेदार रहेंगे हिसाब किताब के। दे दो उनके पास, जमा कर दो बोले पैसे। किसने कहा तुमको ऐसे निज़ाम चलता है इंडिया में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो सहाबा इकराम जिनके बारे में रिज़वानुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन की आयत कुरान करीम के अंदर नाजिल हुई, उनके ज़माने में ये आयत नाजिल हो रही है, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। उनके ज़माने में ये आयत नाजिल हो रही है, जिनको दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी थी, उनके ज़माने में कि लेन देन पूरे हिसाब किताब और लिखा पढ़ी के साथ में करो। और यहाँ हमको मालूम ही नहीं ये चीज़ें। अब एक दो भरोसे पे, मैं हालांकि वो ज़माने में भी मैंने बोला, लेकिन वो ज़माने में लोग क्या बोलते थे, पागल है वो अकबर हाशमी, मेंटल है वो अकबर हाशमी, क्या मालूम है उसको दुनिया के बारे में। अरे ऐसा था। और बहुत से लोगों को इसलिए खुजली और शिकायत थी, वो तो फुलाने साहब का अंधभक्त है बोले, वो अपने इसीलिए मेरे को मुखालिफत करने का है उसकी, वो जो नहीं करने का बोल रहा ना वो तो हम करके रहेंगे। तो करो, अंगार अंगार खुजली अपनी जो है वो निकालो। अब बहुत सौ ने खुजली निकाले अपनी,
किसी ने मेरे को बताया, बोले मुफ्ती साहब जो विचारों के समझ में आई मेरी बात, वैसे कम से कम एक 50-60 लोग हैं उलामा इम्मा हुफ़ाज, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, हम आपके बोलने से रुक गए। लेकिन हमारा एक शागिर्द वो मुझे मिला था और मेरे ख्याल से वहाँ उसने मैसेज किया था उसके बाद में, बोले मुफ्ती साहब ऐसे 125 से 150 उलामा इम्मा हैं जिन्होंने 35-35 हज़ार जमा किए थे, ना वो टाइल्स का कारखाना शुरू हुआ और ना ही वो जो है धंधा शुरू हुआ, और अभी फ़िलहाल के हालात ऐसे हैं कि वो 125 और 150 जो है अपने पैसे वसूल करने के लिए परेशान हैं कि हमारे पैसे अब कैसे वापस मिलेंगे। मैंने कहा मैं वो ज़माने में समझाता था, लेकिन लोगों ने क्या बोले, ऐसी है बोले वो अकबर हाशमी, उसको क्या समझ रहा, उसका तो सुनने का नहीं है अपने को, अरे तुमने उसका वीडियो क्यों डाले बोले ग्रुप के अंदर, यार पागल है वो। ऐसा है लोगों का मसला। तो मुझे बुरा नहीं लगता है सब चीज़ों का, क्योंकि मैं कम से कम 20 साल तक सीरत बयान कर चुका हूँ जुमा में, तो पूरी सीरत मुझे ज़ुबानी याद है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग वक़ालल काफ़िरून हादा साहिरुन कद्दाब, जादूगर और झूठा बोला करते थे, मजनून कहा गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं तो उनका अदना उम्मती हूँ, मुझे अगर लोगों ने जो है पागल बोले तो उसमें मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज उसी पागल की बात आप देखो जो मैंने आपको 3 साल पहले बोला था, जिन्होंने पागल की बात सुने आज वो फ़ायदे में हैं, बच गए वो बेचारे जो 50-60 थे। लेकिन जो 1.5 शाने थे, 100 से 125 और 150, वो आज भी हाथ मलता गया और ये कहता गया ऐसे टाइल्स के कारखाने का कोई भरोसा नहीं। किसने बोला था? तो इंडिया में जब तुम पार्टनरशिप में कुछ काम धंधे कारोबार कर रहे ना, लिखा पढ़ी करके, लिखा प्रॉपर पूरे उसूल के साथ में, और मैं इतना चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद एक कंपनी का ओनर हूँ, मेरी LLP कंपनी है, मेरे फर्जंद की LLP कंपनी है, बड़े फर्जंद की, और आप लोगों को बता दूँ पूरे उसूल से हम लोग काम करते हैं। वो मेरे बड़े फर्जंद की कंपनी, बड़े बड़े उनको अमेरिका के और कनाडा के और घाना के वो जो है प्रोजेक्ट मिलते हैं सॉफ्टवेयर के। अभी मेरे छोटे फर्जंद यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 रोज़ पहले ही ये भी जो है एडवोकेट से मुलाकात करके आए, मुझे बता रहे थे वो कि अभी उनको भी एक कंपनी रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन जो है जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह है, ये सारी चीज़ों पे भी वो कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम प्रॉपर, क्यों, कल को रात में 2 बजे भी अगर आपको नींद में से किसी गवर्नमेंट के जो है विभाग के लोगों ने आपको उठाए और आपसे सवाल किए ना, तो आपके पास में पूरा, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी रखना, तो नींद आराम से आती है आदमी को रात में। ट्रांसपेरेंसी रखो ना आप अपनी हर चीज़ के अंदर, आपको कोई धक्का नहीं लगा सकता। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे उसूल आदाब के साथ, लिखा पढ़ी करके पूरे काम करो, प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड, कंपनी का बैंक में अकाउंट, हमारे तीनों के भी कंपनियों का अपना अपना बैंक के अंदर अकाउंट है, प्रॉपर हम उसके अंदर पूरा पूरा मेंटेन करते हैं। तो आप ट्रांसपेरेंसी रखो। इसीलिए मैं क्या बोलूँ अभी आपको, और मैं डिटेल में आपको बताऊं, उससे बेहतर यह है कि हमारा 2 घंटे 17 मिनट का एक वीडियो है चैनल के ऊपर, उसमें हम तीनों बाप बेटों ने जो है ना एक वेबिनार लिया हुआ है, उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। ट्रांसपेरेंसी रखो तो आप इस तरह से फिर पार्टनरशिप करो, कारोबार शुरू करो, खर्चे कम से कम बताओ अपनी कंपनी के, और फिर इस तरह से जो है आप वो करो, यानी अपने उसको ग्रोथ कैसे कर सकते। अब मैं आपको बताऊं, वो जैसे टाइल्स का कारखाना शुरू हो रहा था, अगर वो वाकई में शुरू होता प्रॉपरली पूरे पेपर्स के साथ में और पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में और एक एक चीज़ के हिसाब किताब के साथ, तो मैं खुद पुणे से औरंगाबाद सफ़र करता और वो जो भी साहब थे कारखाना खोलने वाले, मैं उनकी मदद करता उनको MSME लोन गवर्नमेंट से दिलाने के लिए। अभी ये मैंने बजट के ऊपर एक वीडियो चैनल पे डाला था, मैंने उसमें बहुत सारी बातें बताया कि यार इन्होंने टैक्स वगैरह कम नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, लेकिन एक काम बहुत भारी हुआ ये बजट में, याद रखो, ध्यान से सुनो। जिनके छोटे छोटे कारखाने हैं, जो इस तरह के कारोबार में है ना, गवर्नमेंट ने उनको डेवलप करने के लिए पहले 10 करोड़ तक लोन मिलता था, उसको एक्सटेंड करके 100 करोड़ कर दिया हुआ है। अरे गवर्नमेंट खुद तुमको 100 करोड़ का लोन दे रही है गवर्नमेंट, और वो देती है। अभी जैसे मैंने बताया HMA एग्रो,
गोश्त बीफ बेचने वाली कंपनी है, उन्होंने आईपीओ लेकर आए, कई गुना सब्सक्राइब हुआ, आज शेयर मार्केट में उनका शेयर चल रहा है। अरे जब एक बीफ बेचने वाली मुसलमान की कंपनी वो अगर पूरे प्रॉपर उसूल के साथ में, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में काम करती है, वो भी शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है, तो टाइल्स का कारखाना क्यों नहीं हो सकता है। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, पहले कोई जो है बुनियादी नहीं बनी हुई है, पहले ही जलसा हो रहा है उसके नाम पे। माशाअल्लाह जलसा होगा, उसमें अल्फाज के दरिया बहाए जाएंगे, लच्छेदार तकरीरें होंगी, फिर उसके बाद दस्तरखान और नान कलिया, मजा आएगा। बोले यार अब तरी के साथ में वो भी डूबा डूबा के डलिया, बोटिया, नलिया। यानी मुझे बताओ, हमारा पहले ध्यान होता है जलसा और उसके बाद दस्तरखान, पुलाव, नान कलिया, बिरयानी, बस उसी में रह गए हुए हैं हम, काम चारने का नहीं। और मैं आपको बता दूं, आज मेरा जो फाउंडेशन भी है 2017 से है हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, तब से लेके आज तक मैंने फाउंडेशन का एक भी जलसा नहीं किया। मैं जलसे वलसों में उस पर यकीन वही नहीं रखता हूँ। मेरा जो काम है, काम करो ना, काम करो, आप प्रॉपर काम करो, आप काम पे ध्यान दो, काम पे फोकस दो। जलसे, जुलूस, लच्छेदार तकरीरें, धिंगाना, पेपर में फोटो आ गई, खुद ही उसको जो है शेयर कर रहे। मैंने वही औरंगाबाद के एक साहब का नंबर ब्लॉक करने लगाया, ब्लॉक करो, मैं बोला इसको, चला खुद की ही तारीफ और तौसीफ के जो है न्यूज़पेपर में आ गए, भेजते रहता बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, तुर्रम खां हूँ। बट मैं बोला तेरे घर को काम नहीं, धंधा नहीं, किसको बता रहा तू कितना बड़ा अल्लामा है और कितना बड़ा क्या है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अरे काम करो, काम। आपने देखे, मैंने कभी आज तक, हमारी धुलिया की मजलिस में अल्लाह के करम से 1000 के करीब लोग थे, जलगांव पूरी मजलिस भर गई हुई थी। ये बुरहानपुर की मजलिस में इतने लोग, बुरहानपुर की मजलिस में 1000 से ऊपर लोग थे, धुलिया में कम लोग थे। उसके बाद में मुमरा की हमारी मजलिस में पैर रखने को जगह नहीं थी, खाली हमारी बहनें वहाँ पे 350 से 400 थे। आपने किसी न्यूज़पेपर में देखे वो खबर? अरे हमको चाहिए ही नहीं, न्यूज़पेपर में देना ही नहीं है, वो कोई रिपोर्टर को बुलाना ही नहीं है, किसको बताना ही नहीं है हमको। क्यों? हमारा मकसद था हमारी फैमिली से मिलना, उनके सवालों के जवाब देना और काम करना। काम हुआ हमारा वहाँ पे, हम रात को 11 बजे तक लोगों को जो है मिलते और उनके सवालों के जवाब और उनके जो अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे लैपटॉप के ऊपर, वो करते बैठे थे। वो हमारा असली काम था। तो काम पे जब आप ध्यान देते हो, फोकस देते हो ना, तब जाके आप जो है ग्रोथ करते हो। जैसे अभी हम आपके सामने बैठे, मैंने क्या कहा, मेरी खुद की LLP कंपनी है, मेरे बड़े लड़के की LLP कंपनी है। अभी छोटे ने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एडवोकेट साहब से मशवरा करके आया। क्यों? हम लोग काम पे ध्यान देते, वो सब चीज़ें आती नहीं हमारे को। तो आप भी ज़िंदगी के अंदर जो है ना, तो प्रॉपर पहले आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन करो, कंपनी रजिस्टर्ड करो। गवर्नमेंट भी आपको जो है लोन देने के लिए तैयार बैठी हुई है। नहीं, वो काम बाद में करेंगे, पहले जलसा, हाँ फिर स्टेज, उसमें सब बैठे हुए हैं अब, क्योंकि सबको अल्फाज के दरिया बहाने का है। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फोटो के खुद ही भेज रहे लोगों को मैं भी था, बोले स्टेज पे बैठे हुआ, भला क्या। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो इसके लिए ये जो सिस्टम है इस्लाम का मुजारिबत वाला, बहुत बेहतरीन निज़ाम है। प्रॉब्लम क्या है, हम उसको प्रॉपरली नहीं करते। आप प्रॉपर करो उसको। और उस लाइन से अगर आप लोगों को कुछ मदद चाहिए, मदद बोले तो बोल बच्चन वाली मदद, फाइनेंशियल में किसी की कोई ऐसी, इस लाइन से मैं मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी से पार्टनरशिप नहीं करना, ये पहले ही बोल रहा हूं मैं। हाँ, बोल बच्चन के लाइन से आपको मदद चाहिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप नीचे कमेंट करो, तो हम एक और वेबिनार लेंगे, उसमें और एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे हम, क्योंकि वो लाइन के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो हम एक CA साहब को बुलाएंगे, 1-2 हमारे दोस्त वकील है, एडवोकेट्स है, उनको बुलाएंगे, और भी इस लाइन के जो एक्सपर्ट्स है। मुमरा में मैं मिला, ज़रूरत पड़ी तो हम हमारे डॉक्टर असलम साहब से मैं बात करूंगा, और मिर्ज़ा अफजल बेग साहब, ऐसे लोगों को हम जो है इनवाइट करके वो आपके सवालों के जवाब देंगे। फिर तो आपकी अच्छी रहबरी रहनुमाई भी होंगी उस लाइन से। लेकिन काम करो, प्रॉपर करो, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में करो। कोई आपके बाल को भी धक्का नहीं लगाएगा और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहोगे। ठीक है, चलिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेते हैं आप सभी से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।